झारखंड के घने साल और सखुआ के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव बरियाडीह। जून का आखिरी हफ्ता था। रात भर आसमान से ऐसी बारिश बरसी थी कि पूरे गांव की पगडंडियां कीचड़ में बदल चुकी थी। खेतों में पानी लबालब भरा था और हर तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस खूबसूरत मौसम के बीच एक झोपड़ी ऐसी भी थी जहां खुशियों से ज्यादा चिंताएं रहती थी। उस झोपड़ी में रहता था रघु। रघु पेशे से कोई बड़ा किसान नहीं था, ना ही उसके पास अपनी जमीन थी। वो हर साल जून जुलाई की बारिश में जंगल से प्राकृतिक मशरूम चुनकर बाजार में बेचता था। उसी कमाई से उसके पूरे परिवार का पेट भरता था। माँ, आज भी सिर्फ माड़ ही मिलेगा? जब तुम्हारे बाबा जंगल से लौटेंगे ना, तब कुछ अच्छा भी बन जाएगा। सीता खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन बच्चों को भूखा देखना उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। उधर रघु अपने पुराने फटे झोले में रस्सी, एक छोटा चाकू और बांस की टोकरी रख रहा था। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि अगर इस हफ्ते फीस नहीं जमा हुई तो मेरा नाम काट देंगे। नाम कोई नहीं काटेगा बेटा। आज जंगल अच्छा साथ देगा। भगवान पर भरोसा रख। बाबा, लौटते समय मेरे लिए लाल वाली चूड़ियाँ लाना। जरूर लाऊंगा, और तेरे लिए गुड़ भी। रघु जानता था जेब में एक भी रुपया नहीं था, लेकिन पिता अक्सर अपने बच्चों से उम्मीद कभी नहीं छीनते। रघु जैसे ही बाहर निकलता है, बारिश फिर तेज हो जाती है। पास वाले घर से मंगरा काका आवाज लगाते हैं। अरे रघु, आज जंगल मत जा। रात भर खूब पानी गिरा है, नदी भी चढ़ी होगी, और सुना है हाथियों का झुंड भी उसी तरफ देखा गया है। अगर आज नहीं गया काका, तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, डर से पेट नहीं भरता। ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना, जंगल का भरोसा नहीं। रघु ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हे जंगल देवता, आज बस इतना दे देना कि बच्चों का पेट भर जाए। तभी अचानक पास की घनी झाड़ियों से सर 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 की तेज आवाज आने लगी। रघु के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन सामने जो था उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घनी झाड़ियों से आती सरसराहट हर पल तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही थी, लेकिन उस आवाज के बीच अब किसी भारी जानवर के कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। रघु का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे अपनी बांस की टोकरी नीचे रख दी और सामने देखने लगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। अचानक झाड़ियों को चीरते हुए एक विशाल जंगली सुअर बाहर निकला। उसके पीछे पूरे झुंड के 10-12 सुअर थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे सीधे रघु की तरफ बढ़ रहे थे। रघु समझ गया, अगर उसने एक पल की भी देरी की तो आज उसका बचना मुश्किल था। उसने तुरंत पास खड़े एक मोटे साल के पेड़ की ओर दौड़ लगा दी। अरे बाप रे! वह पूरी ताकत से पेड़ पर चढ़ गया। नीचे जंगली सुअर पेड़ के चारों ओर घूमने लगे। कोई जमीन खोद रहा था, कोई गुस्से में दांत पीस रहा था। करीब 10 मिनट बाद सुअरों का झुंड धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। आज तो सच में भगवान ने दूसरी जिंदगी दे दी। रघु फिर आगे बढ़ता है। अब जंगल और भी घना हो चुका था। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, गीली मिट्टी, हर तरफ छोटे छोटे सफेद मशरूम उगे हुए थे। रघु मुस्कुराने लगा। वाह, आज तो जंगल मेहरबान है। रघु बचपन से अपने पिता के साथ जंगल आता था। उसे हर मशरूम की पहचान थी। इसी वजह से गांव वाले भी उससे मशरूम खरीदने में भरोसा करते थे। कुछ ही देर में उसकी आधी टोकरी भर चुकी थी। तभी दूर कहीं से एक बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज आई। बचाओ, कोई है? इतने अंदर कोई औरत? रघु के मन में डर भी था और इंसानियत भी। अगर ये कोई जाल हुआ तो, लेकिन अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? कुछ पल सोचने के बाद रघु ने फैसला कर लिया। जो होगा देखा जाएगा, पहले किसी की जान बचानी चाहिए। वह आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत एक विशाल साल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, उस बूढ़ी औरत के आसपास सैकड़ों चमचमाते सफेद मशरूम उगे हुए थे, जिन्हें रघु ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था।
रघु कुछ पल के लिए वही ठिठक गया। उसने अपने जीवन में हजारों मशरूम देखे थे, लेकिन ऐसे चमकदार, बड़े और बिल्कुल सफेद मशरूम उसने कभी नहीं देखे थे। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे हल्की रोशनी बिखेर रहे हों। लेकिन रघु की नजर मशरूम पर नहीं, उस बेहोश बूढ़ी अम्मा पर थी। अम्मा, सुन रही हैं? अम्मा। बेटा, मुझे लगा आज कोई नहीं आएगा। अम्मा, आपको क्या हुआ? आप इस घने जंगल में अकेली कैसे आ गईं? मैं रास्ता भटक गई थी, पैर फिसल गया, फिर उठ ही नहीं पाई। रघु ने बिना एक पल गवाए अपनी पोटली से सूखी रोटी निकाली, वही रोटी जो सीता ने सुबह उसके लिए रखी थी। आज अगर वो ये रोटी खा लेता तो दिन भर भूखा नहीं रहता, लेकिन उसने बिना सोचे पूरी रोटी अम्मा के हाथ में रख दी। अम्मा, पहले कुछ खा लीजिए, ताकत आ जाएगी। बेटा, तू खुद गरीब लगता है, फिर भी अपना खाना मुझे दे दिया। गरीबी पेट की होती है माँ, दिल की नहीं। अम्मा कुछ देर तक रघु को देखती रही, जैसे उसके मन को पढ़ रही हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और जंगल के एक और भी घने हिस्से की ओर इशारा किया। उस तरफ जा बेटा, आज जंगल तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। लेकिन अम्मा, उधर तो मैं कभी नहीं गया। लोग कहते हैं वहाँ रास्ता भी नहीं है। हर रास्ता पैरों से नहीं, नियत से खुलता है। रघु ने अम्मा को पास की एक चट्टान का सहारा देकर बैठाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं जल्दी लौटकर आपको गांव ले चलूंगा, आप कहीं जाइएगा मत। रघु उनके बताए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल अब पहले से भी ज्यादा शांत था, इतना शांत कि सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसके कदम रुक गए। उसके सामने एक विशाल पुराना साल का पेड़ था और उसके चारों ओर सैकड़ों बड़े बड़े प्राकृतिक मशरूम उगे हुए थे। कुछ तो इतने बड़े थे कि दोनों हाथों से उठाने पड़ते। रघु की आंखें खुशी से चमक उठीं। हे भगवान, इतने सारे मशरूम! आज तो बच्चों की फीस भी भर जाएगी, घर का राशन भी आ जाएगा और गुड़िया की चूड़ियां भी। रघु सावधानी से मशरूम चुनने लगा। कुछ ही देर में उसकी पूरी टोकरी भर गई। इतनी कमाई उसे शायद पूरे महीने में भी नहीं होती। उसने खुशी खुशी वापस उसी जगह जाने का फैसला किया जहां अम्मा बैठी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। अम्मा! वहां कोई नहीं था, ना अम्मा, ना उनके पैरों के निशान, सिर्फ बारिश से भीगी हुई जमीन और हवा में हिलते पेड़। रघु हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसी समय दूर जंगल के अंदर से कुल्हाड़ियों की ठक 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 की आवाज गूंजने लगी। रघु ने आवाज की दिशा में देखा और धीरे धीरे उस ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में वो एक ऐसे राज का गवाह बनने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, बिजली आसमान में चमक रही थी और जंगल में गूंज रही थी कुल्हाड़ियों की आवाज, ठक ठक ठक। रघु धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, ये तो जंगल के तस्कर हैं। इन्होंने तो पूरे जंगल को उजाड़ दिया। रघु चुपचाप वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। जंगल में तेज आवाज गूंज उठी। कौन है वहाँ? जाकर देखो, कोई छिपा हुआ है। दो आदमी डंडे लेकर रघु की तरफ दौड़ पड़े। रघु ने एक पल भी नहीं गवाया। वो अपनी टोकरी उठाकर पूरी ताकत से भागने लगा। भागने मत देना, अगर ये गांव पहुंच गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। भाग कहाँ रहा है? बस भगवान, गांव तक पहुंचा दो। अचानक रघु के सामने बरसात से उफनता हुआ एक छोटा नाला आ गया। पानी का बहाव बहुत तेज था। पीछे तस्कर, सामने उफनता पानी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। रघु ने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। वो दूसरी तरफ तो पहुंच गया, लेकिन उसकी मशरूम वाली टोकरी हाथ से छूटकर तेज पानी में बहने लगी। अरे, मेरी टोकरी! उस टोकरी में उसकी पूरे दिन की मेहनत थी। बच्चों की फीस थी, घर का राशन था, गुड़िया की चूड़ियां थीं। सब कुछ पानी में बहता जा रहा था। रघु एक पल के लिए ठिठक गया। क्या वो टोकरी बचाए
या अपनी जान। उसी समय पीछे से तस्कर भी नाले तक पहुंच गए। भाग ले आज, लेकिन अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। रघु डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जंगल के दूसरे रास्ते से गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहली बार अपनी जान से ज्यादा अपने परिवार की चिंता हो रही थी। गांव की पहली झोपड़ी दिखाई देने ही वाली थी कि अचानक रघु ने देखा उसके घर की दिशा में काला धुआं उठ रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, कहीं ये धुआं मेरे घर से तो नहीं? रघु बिना रुके पूरी ताकत से गांव की तरफ भाग रहा था। उसके पैरों में कीचड़ था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके मन में बस एक ही डर था, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ही मिनटों बाद वो गांव पहुंचा। सीता, सोनू, गुड़िया, भीड़ में से सीता दौड़ती हुई बाहर आई। रघु, तुम सब ठीक हो ना? हाँ बाबा, हम ठीक हैं। रघु ने इधर उधर देखा। धुआं उसके घर से नहीं, बल्कि पड़ोसी बिरजू काका की झोपड़ी से उठ रहा था। बिजली गिरने से उनकी झोपड़ी में आग लग गई थी। गांव वाले मिलकर आग बुझा चुके थे, लेकिन बिरजू काका का सब कुछ जल चुका था। अब हम कहाँ रहेंगे? रघु की अपनी टोकरी भी बह चुकी थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी वो आगे बढ़ा। काका, जब तक नया घर नहीं बन जाता, आप हमारे घर में रहिए। जगह छोटी है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। गांव वाले हैरानी से रघु को देखने लगे। खुद जिसके घर में खाने के लाले हों, वो किसी और को सहारा दे रहा था। रघु बेटा, गरीब तो तू है, लेकिन सबसे बड़ा अमीर भी तू ही है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रघु ने पूरे परिवार को वो बात बताई जो उसने जंगल में देखी थी, लकड़ी तस्करों की और उनकी धमकी की। रघु, किसी से मत कहना, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें बच्चों की भी चिंता करनी है। अगर आज मैं डर गया, तो कल ये पूरा जंगल काट देंगे। फिर मशरूम भी नहीं उगेंगे, और हमारे जैसे कितने परिवार भूखे मर जाएंगे। रघु सारी रात सो नहीं पाया। एक तरफ परिवार की सुरक्षा, दूसरी तरफ जंगल, जिसने हमेशा उसका पेट भरा था। सुबह होने से पहले ही उसने एक फैसला कर लिया। मैं सच छिपाऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। सुबह की पहली रोशनी के साथ रघु मंगरा काका को लेकर वन विभाग के दफ्तर की ओर निकल पड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तस्करों का एक आदमी पूरी रात गांव के बाहर छिपकर उन पर नजर रखे हुए था। उसने तुरंत अपने सरदार को खबर भेजी। सरदार, रघु वन विभाग जा रहा है। आज फैसला हो जाएगा, या तो रघु बचेगा या हमारा राज। रघु और मंगरा काका तेजी से वन विभाग की चौकी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल के मोड़ पर तस्कर पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक 4 आदमी सामने आकर खड़े हो गए। पीछे से भी 2 लोग आ गए। रघु और मंगरा काका चारों तरफ से घिर चुके थे। बहुत ईमानदार बन रहा था ना? अब बता, वन विभाग जाएगा? मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी तुम लोग कर रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप घर लौट जा, नहीं तो तेरे बच्चों का चेहरा आखिरी बार देखेगा। सरदार की बात सुनकर रघु की मुट्ठियां भींच गईं। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया, लेकिन अगले ही पल उसे जंगल भी याद आया, जिसने सालों से उसके परिवार का पेट भरा था। जंगल सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। मैं डरकर चुप नहीं बैठूंगा। तस्कर रघु की ओर बढ़े। उसी समय दूर से जीप के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। पी पी। सरदार, वन विभाग की गाड़ी। असल में रघु सुबह निकलने से पहले सोनू को गांव के मुखिया के पास भेज चुका था। मुखिया ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दे दी थी। कुछ ही सेकंड में वन विभाग की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गईं। कोई भागेगा नहीं। तस्कर भागने लगे। कुछ जंगल की तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अब जंगल सुरक्षित था। मशरूम फिर से खूब उगने लगे। वन विभाग ने रघु की बहादुरी और ईमानदारी के लिए उसे सम्मानित किया। रघु, तुमने सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ा, पूरे जंगल
और गांव का भविष्य बचाया है। साहब, जंगल रहेगा तभी हम रहेंगे। यही हमारी असली दौलत है। साथ ही उसे जंगल से प्राकृतिक मशरूम इकट्ठा करने वाले समूह का मुखिया बना दिया। अब गांव के कई गरीब परिवार भी उसके साथ मिलकर मशरूम बेचने लगे। उनकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। कुछ महीने बाद बारिश का मौसम फिर आया, लेकिन इस बार रघु की झोपड़ी की जगह मिट्टी और ईंटों का एक छोटा मजबूत घर खड़ा था। छत अब नहीं टपकती थी। सोनू रोज स्कूल जाता था। गुड़िया नई चूड़ियां पहनकर आंगन में खेल रही थी। सीता मुस्कुराते हुए चूल्हे पर गरम-गरम खाना बना रही थी। बाबा देखो, मेरी लाल चूड़ियाँ। मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक होगा। उस दिन रघु ने सिर्फ अपने परिवार की किस्मत नहीं बदली, उसने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत ही उसकी असली पहचान होती है। बारिश हर साल आती है, लेकिन उस साल की बारिश बरियाडी गांव के लिए उम्मीद बनकर आई थी।